नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम जो है कक्षा 9वीं क्लास के सभी चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका पूरा सिलेबस जो है यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है यूपी बोर्ड का और चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 9वीं का, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टरों के नाम पता होना चाहिए क्लास 9th वाले बच्चों को। तो पहला चैप्टर का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरे चैप्टर का नाम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरे चैप्टर का नाम परमाणु एवं अणु। और चौथे चैप्टर का नाम परमाणु संरचना। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं। इन सबको एक एक करके हम जो क्रम वाइज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, अब देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, उसको बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से, जिसे आप समझ में आए, बहुत अच्छे तरीके से इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है, तो पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमारे आसपास आपको जो भी वस्तु दिखाई देती है जिसका द्रव्यमान हो, वो सब क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं। जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, वो सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया दो प्रकार से। एक तो भौतिक वर्गीकरण, देखो ये भौतिक वर्गीकरण, उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण का भी वर्गीकरण किया गया, जिसमें देखो ये 5 टाइप आपको बताए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। बीईसी क्या है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। इनको अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण में तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व के दो वर्गीकरण होते हैं, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार बताते हैं इसको। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। यौगिक का भी कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ की हम बात करें तो ये मिश्रण और मिश्रण के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो वर्गीकृत किए गए, समांगी और विषमांगी। ठीक है, अभी इनमें और सारे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि देखो सब सिलेबस जो है पूरा का पूरा 9th और 10th का मुझे लगता है इसमें कवर हो जाता है पूरा का पूरा। आगे जो है हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण मैंने लिख रखे हैं: ईंट, पेन, हवा, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। ये सब क्या है? पदार्थ हैं। अच्छा, देखो अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इनके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? देखो, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखो आपके पास कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर क्या है? जितने भी तुम्हारे जो अणु हैं, क्योंकि हमें पता है जो पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर के बना होता है। तो क्या होता है, आपके जो अणु हैं वो क्या करते हैं? वो गति करते रहते हैं। ठीक है, वो गति करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो हम जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके दूं, जैसे पानी है, पानी में आपने चीनी डाली एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक मतलब रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद चीनी आपने घोल दी, उसमें घुल गई चीनी। अब क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि चीनी उसमें घुलेगी नहीं उस रूम टेम्परेचर पे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका पानी का जो वो है तापमान, वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब जैसे तापमान तुम बढ़ा दोगे ना, तो उनके अणुओं के बीच में क्या हो जाएगी? एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, और वो क्या है? ज़्यादा तेज रैंडमनेस जो है दिखाने लगेंगे, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? और आप चीनी डालोगे तो वो आसानी से उसमें घुल जाएगी। क्यों? कि वो क्या हो जाता है, उसमें गैप बढ़ जाता है।
ठीक है, स्पेस बढ़ जाता है। और जैसे स्पेस बढ़ जाएगा वैसे ही क्या है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों, क्या है, किसकी वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, खाली जगह होती है। ये हमें कैसे पता चला, जो अभी उदाहरण दिया सेम उसी से पता चला। क्योंकि देखो जल है, अब जल के अणु जो हैं उनके बीच में खाली जगह होगी, रिक्त स्थान होगा। जब रिक्त स्थान होगा तभी तो चीनी उसमें घुल पाएगी, अन्यथा चीनी कहाँ से घुल जाएगी, नहीं घुल पाएगी ना। तो क्या होता है कि चीनी घुल जाती है, तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि उसका वाटर लेवल भी जो है वो बढ़ता नहीं है। भाई चीनी घुलने, मतलब चीनी डाल दी पानी में आपने, तो उसका वाटर लेवल है वो बढ़ता नहीं है। नहीं तो आप मिट्टी डालो या कुछ और चीज ऐसी डालो जो पानी को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, अवशोषित ना करे, ऐसी चीज डालोगे तो उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन चीनी डालने पे वाटर लेवल नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो उसमें डिजोल्व हो जाती है। और डिजोल्व हो जाती है तो वो कहाँ पे, मतलब स्थित हो जाती है, वहाँ पर जब खाली जगह है। ठीक है, जैसे कि देखो आपको अभी आगे डायग्राम बना के दिखाऊंगा लिक्विड का, उसमें देखो किन किन जगह पे जो है जो चीनी फिल हो जाती है, जिससे वाटर लेवल नहीं बढ़ता है, और हमें ये पता लगता है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो ये हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है कैसे आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। क्योंकि देखो आप नल चलाओ, और जब नल चलाते हैं तो पानी की एक धार बनती है कि नहीं बनती है। अब मैं उसे चाकू से काटने का प्रयास करूँ या इंगली से काटने का प्रयास करूँ, लेकिन वो धार जो वो कटती नहीं है। तो धार वो कटती नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि हमारे जो पानी जो है उसके जो अणु हैं उनमें एक दूसरे के साथ एक आकर्षण बल जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया। तो ये क्या है, इनके अभिलक्षण के गुण होते हैं। अच्छा, और देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन चीजें पदार्थ होती है, तो उनके लिए आपको देखो 4 या 5 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से, कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरते हैं, उनका आयतन होता है। अब देखो आयतन, जैसे कि देखो अब मैं मार्कर की बात करता हूँ। ठीक है, मार्कर, तो मार्कर की देखो एक लंबाई होती है, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई है, चौड़ाई है कि नहीं है। तो देखो हमें पता है जिसका एक आयतन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। देखो ये बोर्ड है, इसकी देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और यहाँ पे देखो इधर देखेंगे तो ये मोटाई भी है, मतलब इसका आयतन होगा। जब इसका आयतन है ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अच्छा, और एक और बात की जाए तो पदार्थ की, उनका उनके पास एक भौतिक प्रतिरोध का गुण होना चाहिए। भौतिक प्रतिरोध, ये भौतिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे कि देखो ये मार्कर है, अब इस मार्कर की ये अवस्था है, ये शेप है। ठीक है, अब इसकी आकृति को मैं बिगाड़ना चाहूँ तो इसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसे बुरा लगेगा। ये कहेगा कि भाई मैं जिस शेप में हूँ मुझे उसी में रहने दो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे ईंट है, ईंट को जैसे शेप में रखा है, अब उसकी बिगाड़ोगे तो उसे बुरा लगेगा, तो वो उसका प्रतिरोध करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए अपनी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसका प्रतिरोध करे, उसको ही बोलते हैं हम भौतिक प्रतिरोध। ठीक है, ये गुण होना चाहिए। तो उन सबको हम क्या कर कह देंगे कि ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे आते हैं इनके भौतिक वर्गीकरण पर। भौतिक वर्गीकरण में आपका पहला जो पॉइंट है वो है ठोस। ठीक है, देखो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यह डायग्राम में देखो ये ठोस के जो अणु हैं, क्योंकि मैंने तो बताया पदार्थ किनसे बना होता है, अणुओं से बना होता है। ठीक है, अच्छा, और अणु किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। और परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, ये अणु है, और ये अणु है तो इन अणुओं के बीच की दूरी कम है। ठोस में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, क्योंकि इनका जो अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से इनके बीच, अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अच्छा, देखो नोट पॉइंट करके ये बातें मैंने लिखी भी हुई है यहाँ। अच्छा, इसके बाद करते हैं, अब जो ठोस होते हैं इसके गुण भी तो होते होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठोस है। तो देखो सबसे पहले ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है।
ठोस होते हैं उनका जो आकार है और जो आयतन है वो निश्चित होता है। जैसे ईंट है, उसका आकार भी निश्चित है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। ये मार्कर है, इसका आकार भी निश्चित है और जो है आयतन भी क्या होता है इसका निश्चित होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। ठोस में कोई बहाव नहीं होता है। देखो, ठोस में कोई बहाव नहीं होता है। कैसे पता लगता है कि देखो, भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप चली जाए। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो अपने आप चली जाएगी तो उसे बोलते हैं बहाव। जैसे देखो, मैंने पानी डाला, मान लो मैंने पानी यहाँ पे डाला सरफेस पे, और पानी बह के ना इधर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है? पानी बह के आया। तो उसके पास क्या गुण होता है? उसमें पास बहने का एक गुण होता है, लेकिन ठोस के पास ऐसा कोई गुण नहीं होता है। ठीक है। ठोस को जो हम ज्यादा टेम्परेचर पे द्रव की फॉर्म में ले आते हैं तब जाके वो क्या आ जाता, वो क्या है, बहने लग जाते हैं। लेकिन अपने जो ओरिजिनल वास्तविक जो अवस्था होती है ठोस, उसमें वो बह नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट आता है, ठोस के कण अत्यंत पास पास होते हैं। देखो, आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, ठोस के जो कण हैं या जो अणु हैं वो बहुत ज्यादा पास पास है। क्या रीजन है? बता दिया है, अंतर आणविक आकर्षण बल की वजह से ये क्या होते हैं, ये पास पास होते हैं। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट, ठोसों में संपीड़ित नगण्य होती है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस करना, किसी भी चीज को दाबना। ये है मार्कर। इस मार्कर को मैं दबाने का देखो प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये मार्कर जो कंप्रेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ठोस है, क्योंकि ये रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। देखो, ये कैसे होते हैं? ये दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। इनके ये क्या है? ये उनके गुण हैं। ठीक है। नोट में मैंने लिख दिया है, अंतर आणविक आकर्षण बल अंतराण्विक दूरी किस व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, आई एफ का मतलब हो गया इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल, जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? आई डी के, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस के। ठीक है। ये ठोस के आपके भौतिक गुण हुए। ठीक है, इसके ठोस के गुण हुए। अब जो है हम द्रव के बारे में बात करते हैं। द्रव के गुण क्या क्या होते हैं? ठीक है। द्रव के गुण, देखो द्रव के गुण लिखे हुए, द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। इनके जो अणु होते हैं इनमें क्या होता है? बहाव होता है। तुम जानते हो पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, मतलब ये क्या होते हैं? इनमें बहाव होता है और ये कैसे होते हैं? तरल होते हैं। ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, मतलब आप इसका जो आयतन है वो, जैसे आप 1 लीटर पानी ले लो, और 1 लीटर पानी जो है आप बाल्टी में करो तो बाल्टी जैसी शेप ले लेगा, आप जग में करो जग जैसी शेप ले लेगा। आप एक बड़े वाले कंटेनर, जैसे जो आपकी जो वो एक टंकी जो होती है बड़ी वाली 1000 लीटर वाली है, उसमें रखो, उसके तले तले में ही आ जाएगा और दिखेगा भी नहीं 1 लीटर पानी तो उसमें, क्योंकि वो 1000 लीटर की होती है। तो उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। तो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे? कि देखो, हमने बताया कि जो पानी होता है, जो जल होता है, जैसे कि देखो ये जल है, यहाँ पे मैंने द्रव का फिगर बनाया है। देखो, ये कणों के बीच में जगह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जब हम चीनी जब डालते हैं, जब हम जैसे चीनी डालते हैं तो वो क्या होती है? इन जगहों पर क्या हो जाती है? वो फिल हो जाती है। इन जगहों में क्या हो जाती है? वो फिल हो जाती है। तभी तो उसका वाटर लेवल है वो बढ़ता नहीं है। तभी तो कहते हैं कि कणों के जो बीच में रिक्त स्थान होता है। अच्छा, अब जो पानी है, अब उसे हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। तो ये कंप्रेस हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है। तो कहते हैं कुछ संपीड़ित होते हैं, ये द्रव जो होते हैं वो कुछ संपीड़ित होते हैं। ठीक है। पांचवा, द्रव के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि ये कण द्रव है, और देखो द्रव के ये क्या है? अणु है या कण मान लो, इनके बीच में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि देखो इनके बीच में स्पेस है। जब स्पेस है तो ये आसानी से मूव करते हैं। देखो गैस में और ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके कण और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो कण इनके और ज़्यादा दूर दूर होंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके बीच में गतिज ऊर्जा होगी, मतलब इनमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। किन में? गैसों में। किनके कंपेरिजन में? द्रव के कंपेरिजन में। सबसे कम किस में होती है? ठोसों में, क्योंकि उनके अणु बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, बहुत ही कम नगण्य होता है, न कि समान होता है। ठीक है। अच्छा, गैस की बात करें तो देखो गैसों में बहाव होता है, बताया है। देखो, अब तुम्हारे यहाँ रसोई घर में एक सिलेंडर रखा है, तो देखो जो स्लैब पे रख लेते हैं गैस को, चूल्हे को, और सिलेंडर होता है नीचे,
पाइप लगाते हैं तो पाइप से ही तो आती है गैस, तो एक जगह से दूसरी स्थान पे आती है कि नहीं आती है, तो मतलब जो गैस है वो बह सकती है। ठीक है। अच्छा देखो गैस का न तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। देखो गैस को आप एक छोटे से बर्तन में कर लो, मतलब छोटे वाले जो सिलेंडर आता है एक 5 किलो वाला उसमें कर लो, 5 किलो या 1 किलो कर लो तो वो पूरे फिर भी सिलेंडर को घेरेगा। और आप 15 किलो वाले में कर लो वो भी, और आप कमरे में फैला दो, कमरे का आकार ले लेगी वो, कमरे में फैल जाएगी। तो उसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही उसका जो आकार निश्चित होता है। ठीक है। अच्छा गैस की कोई सीमा नहीं होती है, गैस की क्या है कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है। गैस अधिक संपीड़ित होता है, सबसे ज्यादा हम किसको संपीड़ित कर सकते हैं, गैस को, क्योंकि हमें पता है कि हम जो गैस देखो गैस है अब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, हम इसको क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं और लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर में भर लेते हैं, जो एलपीजी गैस आपकी होती है। ठीक है। अच्छा देखो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बताया है देखो मैंने, इनके कणों में गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके जो बीच में जो दूरी होती है, जो अंतर आणविक जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, किनमें, गैसों में। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, अंतर आणविक आकर्षण जो बल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। बहुत ज्यादा कम होने की वजह से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनकी दूरियां ज्यादा होती हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इनमें थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, किसके, ठोसों के कंपैरिजन में। और इनका आपस में कंपैरिजन करें तो इनके कण ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनके कण थोड़े पास पास होते हैं। ठीक है। क्यों, ये सब जो खेल चल रहा है वो इनके अंतराणविक आकर्षण बल का चल रहा है। मतलब देखो ठोस में क्या होता है, मजबूत होता है, उसके बाद द्रव में आते थोड़ा सा और कम हो जाता है, और गैस में आते बहुत ज्यादा कम हो जाता है अंतराणविक आकर्षण बल जो है। तो जैसे जैसे जो बल है वैसे वैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे दूरी जो है वो बढ़ती हुई जाती है। ठीक है। अब उसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं पे हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है। देखो ये पदार्थ की अवस्था दे रखी है, जैसे देखो ये ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है, पदार्थ की अवस्था है। तो देखो ठोस से द्रव में जब बदलता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संगलन। ठीक है। ठोस से गैस में जो बदलता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। ठीक है। अच्छा गैस से द्रव में बदलने को बोलते हैं हम संघनन। द्रव से ठोस में जो प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अब एक प्रश्न और आता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है जो, तो उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। और जो गैस से ठोस में, तो गैस से ठोस में उसको बोलते हैं हम निक्षेपण। ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया है जिनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अवस्था में क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है। अच्छा जो पानी जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। देखो जो ठोस अवस्था में वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में वो पानी के रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में वो वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसे भाप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा पानी का जो गलनांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी जो बर्फ बनता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं गलनांक बिंदु, और वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा क्वथनांक बिंदु मतलब पानी जो वाष्प में बदलना, परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदलने की स्थिति में जब आ जाता है उसको बोलते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसका, उसे बोलते हैं हम क्वथनांक बिंदु। और कितना होता है जल का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो को हम केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चीजें सीखनी चाहिए क्या, कि देखो जैसे हमें कोई डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, जैसे उसने 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसे मुझे केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, 273.15 केल्विन ऐड कर दूंगा जितने भी डिग्री सेल्सियस हो, और ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा। कब, जब मैं 273.15 ऐड कर दूंगा, जितना डिग्री सेल्सियस हो उतने को। ठीक है। अच्छा
देखो जैसे जैसे देखो मैंने ये चेंज किया, ये 373 हो गया, अब ये 15 नहीं लगाया है क्योंकि इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो आप लोगों को ये एक वैल्यू मिल जाए, डेसिमल वाली नहीं है, दशमलव वाली नहीं है, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, इस वजह से वो चीज़ें मैंने नहीं लिखी है। द्रव अवस्था में जो पानी का जो तापमान होता है वो होता है कमरा का जो तापमान होता है उस पर, और कमरा का जो तापमान कितना होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें 298 केल्विन। कितना होता है? 298 केल्विन। अच्छा इधर देखो एक चीज, जैसे जैसे देखो हम ठोस से गैस की तरफ वैसे वैसे बढ़ते हैं तो ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। कैसे? क्योंकि देखो मेरे पास बर्फ है, अब बर्फ को मुझे किसमें? गैस में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? उसका तापमान बढ़ाऊंगा। तापमान कैसे बढ़ाऊंगा? तो देखो मैंने उसे फ्रीजर में से निकाला, फ्रीजर में कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तभी तो वो बर्फ बनी, तभी तो वो बर्फ में परिवर्तित हुई। अच्छा अब उसे मैं कमरे के ताप पे ले आता हूँ, जो आपका तापमान रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है और पानी की अवस्था में आ जाती है। तो देखो क्या होता जा रहा है, मतलब हमें ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अब और ऊष्मा देंगे मतलब उसके अंदर क्या, उसके नीचे क्या लगा दें? हम गैस चला दें, तो मतलब हीट दे दें उसे। जब जैसे हम हीट देते जाएंगे वैसे वैसे वो वाष्प में बदलता जाएगा, तो ऊष्मा बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? तो इधर आने पर ऊष्मा में वृद्धि होती है और दाब में कमी होती है। लेकिन इधर जाने पे तो देखो गैस से द्रव में बदलते हैं तो हमें क्या है? दाब में वृद्धि होती है। जैसे कि तुम्हें पता है कोई गैस है, अब उस जैसे कि देखो गैस क्या होती है? जो एलपीजी गैस होती है वो पहले किससे? गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन हम उसे लिक्विड अवस्था में क्या सिलेंडर में फिल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या करते हैं? उसमें दाब में वृद्धि, मतलब दाब बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है जब जाके वो सिलेंडर में भर पाती है। भर पाती है कि नहीं भर पाती है? इधर दाब में वृद्धि होती है और ऊष्मा में क्या होती है? कमी होती है। ऊष्मा में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म। तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अच्छा ये किन किन गैसों का मिश्रण होता है, मतलब किससे जो है एलपीजी बनती है? तो वो प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन होती है और एक आइसोब्यूटेन होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C3H8 और इसका फॉर्मूला होता है C4H10 ब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन का भी C4H10 होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आणविक द्रव्यमान या आणविक सूत्र। ठीक है, तो वो क्या होता है इनका? सेम। जैसे देखो इसका भी CH4H10 है, इसका भी CH4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 है। यहाँ पे क्या है? CH3, ये C, उस पर CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग होता है। इसके बाद आते हैं सीएनजी पे। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें कौन कौन सी होती है तुम्हारी? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। फॉर्मूला CH4 C2H6 और इसका होता है C3H8। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रखा है मैंने, CH4 का, C2H6 का और तुम्हारा C3H8 का, सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना हुआ है। आप तो कभी कभी क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनके बनवा लेता है। ठीक है, तो